करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी के बारे में। हम आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के आयुर्वेदिक तरीके बताएंगे। आजकल की जनरेशन में मधुमेह की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। पूरे विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज रोगी भारत में ही पाए जाते हैं। साइलेंट किलर होने की वजह से ये लोगों पर हमला करके उन्हें बीमार बनाता है। युवा पीढ़ी की आदतों जैसे गलत खान पान और अनियंत्रित जंक फूड के सेवन से डायबिटीज पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ में मधुमेह आनुवांशिक भी है। आयुर्वेद के जरिए हम मधुमेह पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन डॉक्टर महेश व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। आपने आयुर्वेद चिकित्सा और शोध में अतुलनीय योगदान दिया है। डॉक्टर व्यास आपको मधुमेह नियंत्रण के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप डायबिटीज से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो मधुमेह से अगर आप भी पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई भी पीड़ित है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस रोग को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलने वाले हैं उन नंबर पर आपको कॉल करना है और आपकी हर समस्या का समाधान आज डॉक्टर महेश करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, तमाम दर्शक जिनको मधुमेह है उनको तो पता है कि आखिरकार ये क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं है उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि मधुमेह क्या है और ये कैसे होता है। देखिए, आयुर्वेद में कुछ लक्षणों को बता रखा और उनके आधार पर अगर वो लक्षण हमारे अंदर मिलते हैं तो हमको थोड़ा सा जांच करवाना चाहिए और उससे पता लग जाता है कि डायबिटीज है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको कुछ लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, कुछ इसे डायबिटीज कहते हैं, कुछ प्रमेह कहते हैं, कुछ मधुमेह कहते हैं। तो प्रमेह और मधुमेह ये है कि एक इसको प्री डायबिटिक कंडीशन कह सकते हैं और एक को डायबिटिक कंडीशन कह सकते हैं। तो इसके मुख्यतः अगर देखा जाए तो कई बार व्यक्ति को क्या कि बिना कुछ काम किए थकावट लगने लग जाती है। अगर शाम के समय दिन भर थोड़ा बहुत कुछ अपने फिजिकल एक्टिविटी की है और शाम को हमें लग रहा है कि जितनी हमने एक्टिविटी की उससे ज्यादा हमको थकावट लग रही है, या फिर ज्यादा प्यास लगने लग जाती है कि बार बार मुंह सूख रहा है, और इसमें एक और जो रहता है यूरिन फॉर्मेशन जो है वो अधिक होता है, मतलब बार बार व्यक्ति को मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो इन 2-3 लक्षणों के द्वारा एक तो प्रभूत मूत्रता मीन्स फ्रीक्वेंसी मूत्र की बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा व्यक्ति को जो है टायर्डनेस ज्यादा फील होने लग जाएगी, फ्रेशनेस कम लगेगी। तो इन लक्षणों को देख करके अगर ये लक्षण उत्पन्न होने लग गए तो हमको एक बार ब्लड शुगर की जांच करवाना चाहिए, तो हमको पता लग जाता है कि डायबिटीज है या नहीं है। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरी बात इसमें डायबिटीज में ये रहता है कि हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसका चयापचय होता है, डाइजेशन होता है जी। और उसका डाइजेशन करने में कहीं न कहीं पेनक्रियाज से जो इंसुलिन का स्राव होता है, वो इंसुलिन का स्राव हमारे ग्लूकोज के पाचन में विशेष भूमिका निभाता है। तो जब ग्लूकोज का पाचन सही नहीं होता है, पाचन होकर के वो खास तौर से सेल्स तक एनर्जी को पहुंचाता है, तो वो एनर्जी वहां तक अगर नहीं पहुंची है तो उस अवस्था में वो जो है शर्करा रक्त में ही रहती है।
तो रक्त में अगर शर्करा है तब ब्लड में शुगर मिलेगी, और वही शर्करा अगर यूरिन तक पहुंच गई है और मूत्र मार्ग से अगर बाहर जा रही है तो यूरिन में भी शर्करा मिलने लग जाती है। तो डायबिटीज की जांच यही करते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है उसका लेवल, या फिर मूत्र में बढ़ा हुआ है, तो उस नॉर्मल लेवल को हमको ध्यान में रख करके समय समय पर रक्त का परीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे हमको पता लग सकता है कि डायबिटीज है या नहीं। जी, ये तो इससे क्लियर हो जाएगा कि डायबिटीज है या नहीं। ये भी हमारे आप दर्शकों को बताएं कि मधुमेह कितने प्रकार का होता है। जी, देखिए आयुर्वेद में तो 3 प्रकार बताए हैं, एक वातिक है, एक पैतिक और कफज है। तो वातिक मधुमेह को मधुमेह कहते हैं, पैतिक जो है वो कफज के बाद की अवस्था, माने अर्ली या प्री डायबिटिक कंडीशन हम कफज को कह सकते हैं। पैतिक के 6 प्रकार बताए हैं और वातिक के 4 प्रकार बताए। तो इस प्रकार से करीब 20 प्रकार का प्रमेह का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। अगर हम यूं देखा जाए तो कह सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ये 2 को विशेष रूप से मानते हैं। फिर एक गर्भावस्था जन्य भी, उस अवस्था में होने वाले को भी हम डायबिटीज के रूप में लेते हैं। तो मुख्य रूप से टाइप 1 और टाइप 2 एक किशोरावस्था में होता है, माने बच्चों में डायबिटीज अगर मिल गया है तो वो टाइप 1 के रूप में माना जाता है, और युवा अवस्था में जो डायबिटीज मिलता है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि दोनों ही अवस्थाओं में रक्त में शर्करा का स्तर अधिक बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन दोनों के कारण कहीं ना कहीं अलग रहते हैं। तो जो टाइप 1 है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि छोटे बच्चों को भी लाइफ स्टाइल के उसके ऊपर 7 जन्म के समय के बाद में भी उनमें किस इस प्रकार का चयापचय संबंधी विकार होने लग जाते हैं कि उनमें डायबिटीज रहता है। और बड़े लोगों में उनकी जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यह कहना चाहिए कि उनका जो नियमित रूप से शारीरिक श्रम जितना करना चाहिए, जितना व्यायाम आदि करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है व्यक्ति, तो उन व्यक्तियों में टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा मिलता है। टाइप 1 जो है वो बच्चों में होता है, टाइप 2 जो है वो युवाओं में होता है। और अभी आपने गर्भकालीन मधुमेह को लेकर भी बात की, तो ये भी आजकल काफी बढ़ता जा रहा है। और अगर ये बढ़ता है तो क्या शिशु को भी कोई खतरा हो सकता है या माँ को भी कोई खतरा हो सकता है? डॉक्टर साहब इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, ये जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, इसके अतिरिक्त जो गर्भकालीन हमने डायबिटीज की बात की, गर्भावस्था में, इस अवस्था में कई बार पता ही नहीं होता है, पर गर्भिणी स्त्री में हम सभी टेस्ट करवाते हैं और तब पता लगता है कि ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। उसमें कई बार क्या है कि हार्मोन्स जो हैं उनके कारण भी ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस अवस्था में होने पर शिशु में भी इसका प्रभाव होता है। और गर्भकालीन ये रहता है तो कई बार इसका मेन लक्षण जो है वो बिग बेबी, माने बच्चे की जो सामान्य रूप से उसकी आकृति रहती है, सामान्य उसका जो वजन रहता है उससे अधिक आकृति उसकी बन जाती है, और ये खास तौर से इस अवस्था में होने वाले डायबिटीज के कारण रहता है। और जन्म के समय उसमें जॉन्डिस की कंडीशन भी रहती है, पीलिया रहता है, और माता में भी कई प्रकार के और भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि इसीलिए हमेशा गर्भावस्था में समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाते हैं कि कहीं इनको डायबिटीज तो नहीं है। अगर डायबिटीज है तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से उसमें ध्यान रखा जाए। जी, ये तो गर्भावस्था को लेकर यहाँ पर बात हो गई। डॉक्टर साहब, मधुमेह से कौन कौन से रोग हैं जो होते हैं? डायबिटीज को जो कहा जाता है कि ये रोगों का घर है, माने ये अकेला नहीं आता है। डायबिटीज अगर आया तो अपने साथ में अपने कई दोस्तों को भी साथ लाता है। जी। तो एक सबसे पहले जो प्रभावित होती है इसमें किडनी होती है। तो किडनी का अगर किसी व्यक्ति को अगर ध्यान नहीं दिया गया, कई बार व्यक्ति को इस व्याधि में पता ही नहीं लगता है, तो काफी समय से अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है और उन्हें ध्यान नहीं दिया तो उसका इफेक्ट सीधा किडनी के ऊपर होता है। और कई बार जो है नेत्र की ज्योति, अपनी रोशनी जो है देखने की कैपेसिटी कम होने लग जाती है। कई बार बच्चों में टेस्ट ही तब कराते हैं, वो कहते हैं कि बोर्ड पे जो लिखा रहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तब उनसे कहते हैं कि एक बार डायबिटीज भी टेस्ट कर लेते हैं। बड़ों में भी कई बार जो है अगर उनको अगर स्पेक्स लग रहा है तो नंबर उनके इंक्रीज होते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कहता है कि मुझे दिखने में थोड़ा सा जो है वो हो रहा है, तो डायबिटीज के कारण वो होता है। फिर उसके बाद में सभी आर्गन को, चाहे वो हृदय हो, लीवर हो, स्प्लीन हो, लंग्स हो, सभी आर्गन जो है डायबिटीज वाले व्यक्ति में धीरे धीरे प्रभावित होने लग जाते हैं। इसलिए अगर डायबिटीज का ध्यान रखा तो हमारे शरीर के हर अवयव का हम ध्यान रख सकते हैं और उनसे होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर समय पर निदान हो गया कि व्यक्ति को डायबिटीज है और समय पर अगर निदान नहीं हुआ तो इन सब अवयवों की जो है व्याधियां शरीर में धीरे धीरे होने लग जाती हैं। जी, ठीक है।
ये तो आपने यहाँ पर लक्षण बताया कि थोड़ा धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्या कुछ हो सकता है इस दौरान, तो लक्षणों से कुल मिलाकर यहाँ पर पहचान सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि आखिरकार इस बीमारी के क्या कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये होती है? जी, आयुर्वेद में आज से 5000 वर्ष पूर्व मुख्य संहिता जो भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आचार्य वाग्भट की संहिता, सब में प्रमेह को जो है खासतौर से कुलज विकार के रूप में बताया है। माने ये जो विकार है अनुवांशिकता के रूप में भी होता है, अगर माता पिता को परिवार में है तो वो बच्चों में भी हो जाता है। उसी प्रकार से इसका मुख्य रूप से वहां पर बताया गया कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठने का काम करते हैं, मतलब दिन में घूमना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम रहती है, और दूसरा जिनकी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट का समावेश ज्यादा होता है, जैसे दूध है, दूध से बनी हुई कोई मिष्ठान है, पनीर है, दही है, इनका प्रयोग अगर व्यक्ति लगातार ज्यादा करता है तो उसके कारण भी धीरे धीरे आगे जाकर के डायबिटीज होने की संभावनाएं रहती है। और साथ में एक और कारण बता रखा, और वो है स्ट्रेस। आजकल जो है ये मिठाई खाने के कारण, या कहना चाहिए कि खाने की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण कम डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं, उससे ज्यादा पेशेंट आजकल स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज के कारण मिल रहे हैं। इवन छोटे बच्चों में भी स्कूल का अगर वर्कलोड ज्यादा है, होमवर्क ज्यादा है, तो उसके कारण वो स्ट्रेस ले लेते हैं, और धीरे धीरे स्ट्रेस के कारण जो कई बार डायबिटीज डेवलप हो जाता है। तो हमको चिंता से दूर रहना चाहिए, हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और खास तौर से आहार विहार का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। जी, बिल्कुल सही आपने कहा, चिंता से दूर रहना चाहिए। और कहा भी जाता है ना कि जो चिंता होती है वो तो चिता के समान होती है। लोग इस बात को जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, इसी वजह से कई सारी बीमारियां उनके शरीर में घर कर जाती हैं। तो लगातार मधुमेह को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया कि टाइप 1 जो डायबिटीज होती है वो छोटे बच्चों के अंदर होती है, तो किस उम्र में मधुमेह जो है वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है? देखिए, कई लोगों में अगर जैसे कि मैंने गर्भावस्था वाला जो डायबिटीज की बात करी थी, तो उसके कारण अनुवांशिक या कुलज विकार है तो जन्म से भी हो सकते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज जो है जन्म के बाद में, खास तौर से 12, 13, 14 साल की जो उम्र के बच्चे रहते हैं उनमें प्रायः ये पाया जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस ही तब होता है, पहले कम उम्र में तो हम प्रायः देखते ही नहीं है। तो इस आयु में ये होता है, और उसमें भी क्या होता है कि बच्चों में भी थोड़ा सा आजकल शारीरिक श्रम थोड़ा सा कम हो गया है। तो हम उनको भी एडवाइस यही करते हैं कि बच्चे भी जब भी खाली पीरियड रहता है तो, या फिर जो स्कूल में भी गेम पीरियड रहता है, उसमें अपने स्थान पे नहीं बैठें, कंप्यूटर में या मोबाइल में ही नहीं लगे रहें। कई बार घर पे भी आने के बाद में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो हमारा ये कहना है कि बच्चों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों को भी अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। तो डायबिटीज को हम जो खासतौर से कहा जाता है कि ये जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, तो इसलिए लाइफस्टाइल को अच्छी बना के रखना चाहिए। और लाइफस्टाइल को बनाए कैसे अच्छा, ये भी हमें पता होना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, ज्यादातर ऐसी बीमारियां हैं जिनका जड़ से इलाज किया जाता है। तो किस तरीके से आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज किया जाता है डॉक्टर साहब? जी, देखिए, आयुर्वेद में जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनका मैनेजमेंट है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इन दोनों ही अवस्था में जो व्याधि है उसके मान से उसका आहार विहार, और उसके साथ में ही हमको किन नियमों का पालन करना, उन चीजों को विशेष रूप से आयुर्वेद में बताते हैं। तो मधुमेह के जितने भी रोगी हैं उनसे मेरा रोज ये कहना है कि ये खास तौर से अगर दिन में जो व्यक्ति सोते हैं, कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार का ज्यादा सेवन करते हैं, मिष्टान मिठाई आदि का सेवन ज्यादा करते हैं, योगाभ्यास है, शारीरिक श्रम है, इनसे दूर रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो कफ दोष बताया गया है, कफ दोष में बद्धता रहती है, माने वो जो एक शेप वाला रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे इसके कारण द्रवीभूत होने लग जाता है, तो उससे यूरिन की क्वांटिटी भी बढ़ती है और उसको प्रमेह का रूप बताते हैं। तो कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार को जो डायबिटीज के व्यक्ति, उनको थोड़ा सा उससे बचना चाहिए, उसका सेवन कम करना चाहिए। और आयुर्वेद में अलग अलग आहार बता रखे हैं, उन आहारों का अगर डायबिटीज वाला व्यक्ति पालन करता है तो बहुत अच्छे से डायबिटीज तो व्यक्ति को नहीं होगी, लेकिन जिनको है उनको भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आयुर्वेद आहार के द्वारा भी और औषध के द्वारा भी, दोनों के द्वारा मधुमेह की चिकित्सा को बताता है। तो खास तौर से नियमित दिनचर्या को अच्छा रखें। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको एनसीडीज हम बोलते हैं, ये 80% जो विकार है वो
केवल हमारी दिनचर्या को ठीक करने से सही हो जाते हैं। उसमें से डायबिटीज भी एक मुख्य व्याधि है। बिल्कुल। और मिठाई को लेकर अभी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने यहाँ पर बात की ना, शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन में तो मिठाइयाँ बहुत ज्यादा आती हैं। किसी ना किसी के आस पड़ोस में शादी हो रही होती है तो उसके यहाँ से भी घर मिठाई आ जाती है और लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक छोटा सा पीस ही खा लेते हैं। लेकिन अगर जिनको डायबिटीज है वो इस तरीके से मिठाई का सेवन करते हैं तो क्या उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है या इसका कोई और विकल्प है? देखिए, कई बार अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और साथ में थोड़ी भी मिठाई खा ली तो वो उसके लिए घातक हो सकती है। इसलिए डायबिटीज व्यक्ति को स्वाद पे नहीं जाना चाहिए, टेस्ट पे नहीं जाना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा पूरी लाइफ भर वो टेस्ट ही करवाते रहेंगे लेबोरेटरी में। तो इसलिए जो भी, कई लोगों को मिठाई बहुत पसंद होती है तो उनको डायबिटीज है तो वो क्या कहते हैं, नहीं मैंने डायबिटीज की टेबलेट ले ली है, अब तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगा। लेकिन उनको उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्ट जो हैं, शुगर प्रोडक्ट जिसमें शुगर डाली है, उन चीजों को बचना चाहिए, नहीं तो उससे ब्लड में शर्करा का स्तर और ज्यादा बढ़ता है और वो बढ़ने पर शरीर के जो बाकी अवयव हैं धीरे धीरे रेटिना पे जो है रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। और किडनी अगर एक बार जो है वो काम करना अगर उसने कम कर दिया तो फिर उसके बाद में व्यक्ति को जो है कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस की कंडीशन आ जाती है। तो प्रमेह से अगर बच गए, हम अगर ध्यान रखें तो ये सब आगे की कंडीशन उत्पन्न ही नहीं होती है। और उन सब का मुख्य कारण जो है कहीं ना कहीं डाइट है। तो डाइट का ध्यान रखें, डाइट पे कंट्रोल रखें। मतलब एक लाइन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो जीभ को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज पुरुषों में क्या शुगर के लक्षण महिलाओं से अलग होते हैं या एक ही जैसे होते हैं? देखिए, डायबिटीज के जो लक्षण बता रखे हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो या जो भी चिकित्सा शास्त्र, उन सब ने डायबिटीज के लक्षण एक ही बताए हैं। हाँ, रेशो कम हो जाता है कि कुछ महिलाओं में अधिक हो रही है या पुरुषों में अधिक हो रही है, तो लेकिन जो लक्षण है वो तो सभी में एक ही मिलेंगे। और खास तौर से जो लक्षण बताया कि थकावट ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, कई बार जो है ना, जो टीथ है उनके ऊपर जो है कहना चाहिए कि क्लीननेस थोड़ी कम रहती है डायबिटीज वाले पेशेंट में। और व्यक्ति कई बार फील करता है कि पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन ब्रश करने के बाद अभी ऐसा लगता है कि वापस कोटिंग है टीथ के ऊपर। तो ये लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं और ये लक्षण दोनों में ही उत्पन्न होते हैं, महिलाओं और पुरुष में। और खास तौर से बहुमूत्रता जो है वो बार बार जो है उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, और दूसरा क्वालिटी में चेंज हो जाता है। हम अगर देखें तो एक ट्रांसपेरेंट जो यूरिन का कलर रहता है उसकी जगह आयुर्वेद में कहा गया, जो शब्द का प्रयोग किया गया वो कहा गया आविल मूत्रता। आविलता मैंने कहीं ना कहीं उसमें जो है ना ट्रांसपेरेंसी कम होने लग जाती है। तो ये डायबिटीज का मुख्य लक्षण है और दोनों में होता है। पुरुषों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लक्षण दोनों में मिलते हैं। और दोनों ही अगर हमारी डाइट में, जो हमारी रूटीन में हम खाने पीने में जिन चीजों का ध्यान रखते हैं, आयुर्वेद ने तो बहुत अच्छा बता रखा है, निशा आमल की चूर्ण का प्रयोग बता रखा है। निशा घर में होती हल्दी, आमल की जो आंवला है, इन दोनों के पाउडर को जिनको डायबिटीज है उनको सेवन करना चाहिए। और खास तौर से डायबिटीज के लिए जो भी मेडिसिन का आपको प्रयोग करना है हमारे घर पे भी उपलब्ध है, उनको भी चिकित्सक के परामर्श के बाद लेना चाहिए। बाकी जो आहार में बता रखा है कि जैसे मेथी आदि की सब्जी है, लौकी है, करेले की सब्जी है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंसुलिन को, मतलब डायबिटीज को कम करने में, कंट्रोल करने में अपनी भूमिका रखती है। तो आहार में जैसे फलों का प्रयोग, फलों में अगर हम देखें तो अमरूद बहुत अच्छा है, पपैया का सेवन करना ये डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए ठीक है। लेकिन खासतौर से आम, ग्रेप्स, चीकू और उसके साथ में जो दूसरे जो ज्यादा मीठे फल आते हैं उन फलों से थोड़ा सा बचना चाहिए, उनका प्रयोग कम करना चाहिए। तो इन का ध्यान रख करके भी हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। शायद जामुन का इस्तेमाल भी बताया, जामुन का प्रयोग कर सकते हैं। जामुन का प्रयोग जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने में आयुर्वेद में ग्रंथों में बताया गया है। बिल्कुल, नीम है, जामुन है जी। ये तो यहाँ पर बात हुई कि हमें किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का सेवन नहीं करना है। इससे पहले आपने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह होता है तो किडनी को इफेक्ट कर सकता है, आंखों की जो रोशनी है वो कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि जिन लोगों को मधुमेह होता है तो उनको दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्या ये बात सही है? देखिए, मधुमेह होने के बाद में शरीर के जितने अवयव हैं कहीं न कहीं उनके फंक्शन को डायबिटीज के कारण प्रभाव होता ही है, वो प्रभावित होते ही हैं।
तो मेरा ये कहना है कि न केवल हृदय रोग, जितने भी बाकी रोग होते हैं उन सबको उत्पन्न करने में डायबिटीज की कंडीशन जो है वो उसकी भूमिका रहती है। इसलिए हम ब्लड शुगर को अगर कंट्रोल में रखें तो इन सब चीज़ों से, किडनी के विकार हों, चाहे स्प्लीन के हों, लीवर के हों, हृदय रोग हों, नेत्र विकार हों, ये सभी, स्किन के विकार काफ़ी होने लग जाते हैं, स्किन डिजीज होने लग जाती है। और आयुर्वेद में तो प्रमेह पीड़िका के रूप में बता रखा है कि अलग अलग टाइप की उनको पीड़िकाएं होती है और उसके लक्षण बता रखे हैं, उनको जो है कंट्रोल करना बड़ा दिक्कत की बात होती है। और कई बार तो व्यक्ति को गैंग्रीन की कंडीशन आ जाती है, तो शरीर के हर अवयव को यह प्रभावित करता है। इसलिए डायबिटीज वाले व्यक्ति को अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो सिर्फ डायबिटीज या ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें तो वो निश्चित रूप से अपने शरीर के हर अवयव की रक्षा कर सकता है। बिल्कुल, और इसलिए कहा भी जाता है ना कि सावधानी ही बचाव है। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है ये बताया आज डॉक्टर महेश व्यास ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।